आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट शार्दुल। मैं इसलिए होस्ट कर रहा हूं क्योंकि अतुल इस समय बेंगलोर में है और हमारे साथ बेंगलोर से ही जुड़ गए हैं। तो मैं सबका परिचय करा देता हूं। आज हमारे पास एक फुल पैनल है महत्वपूर्ण और रोचक विषयों पर बात करने के लिए। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथी बसंत कुमार और विकास। ऑनलाइन हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, अतुल हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं द न्यूज़ मिनट के ऑफिस से। हेलो अतुल। हाय। और हमारे साथ जुड़ रही हैं टीके राजलक्ष्मी। वो सीनियर डेप्यूटी एडिटर हैं और फ्रंटलाइन में 23 वर्षों से काम कर रही हैं और वो बहुत सारे ज़मीन से जुड़े विषयों पर लगातार अपना बात उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है तो करती ही रहती हैं, पर विशेष तौर पर ज़मीन से और लेबर से और उद्योगों से, जेंडर जस्टिस से, सोशल सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर वो खास तौर पर ध्यान देती हैं। तो राजलक्ष्मी, आपका भी एनएल चर्चा में स्वागत है। शुक्रिया। मैं कुछ एक दो छोटी छोटी सूचनाएं आपको दे देता हूं और फिर मेरे साथी विकास हेडलाइंस को पढ़ेंगे। तो आज एक खुशखबरी और है, या मैं सही बात कहूँ तो कल थी 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गांधी जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती थी, दशहरा भी था। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी भी 2 अक्टूबर को ही शुरू हुई थी, गांधी जयंती के दिन, और कल हमने 7 वर्ष पूरे कर लिए और 8वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। तो इस उपलक्ष्य में एक तो सभी लोग जो एनएल हिंदी को पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समर्थन करने के लिए। और अगर आप एनएल हिंदी के इस जन्मदिन पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 20% की छूट मिलेगी और कुछ एनएल गुडीज़ भी आपको मिलेंगी उसके साथ, जो आप सब्सक्रिप्शन के ज़रिए पा सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पे आपको उसकी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट भी अभी भी चल रहा है, जो कि है अर्बन इंडिया का, अमीर लोगों का, अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो जनता के और सामाजिक इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा, समृद्ध लोगों द्वारा समृद्ध इलाकों में, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर हमने दिल्ली से कुछ रिपोर्ट की थी, हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन अब हम पूरे भारत से इसमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस एनएल सेना फंड को आप अगर सहायता देंगे तो भारत में जो सिविल कॉन्डक्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं उनको बाहर लाने में और उनके सुधार की तरफ एक कदम बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले विकास, इस हफ्ते की सुर्खियां आप संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को दें। पहली सुर्खी जो हमारा इस हफ्ते का विषय भी है चर्चा, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक 100 रुपये का विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। मोदी ने कहा कि संघ की 100 साल की यात्रा त्याग, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण और सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। सिक्के पर पहली बार जो है भारत माता की तस्वीर अंकित की गई है, जिसमें वह सिंह पर विराजमान है और स्वयंसेवक उनके सामने नतमस्तक नजर हैं। बसंत की रिपोर्ट है एक, जो उन्होंने उत्तराखंड पे की। मीडिया पे हमारा ध्यान रहता ही है न्यूज़ लॉन्ड्री का। तो खबर मैं बिल्कुल आपको संक्षेप में बताता हूँ, फिर बसंत ही अपनी खबर के बारे में बताएंगे। वो खबर ये है कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में, भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में जो है, उसने करीब 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 5 सालों में केवल विज्ञापनों पर खर्च किए। अपनी सरकार के से जुड़े हुए विज्ञापन, अपने प्रचार से जुड़े हुए विज्ञापन, और ये काम पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ज़्यादा, जिसे कहते हैं, द्रुत गति से हुआ है। इसमें नए पंख लगे इस अभियान में। तो बसंत, मैं सबसे पहले आप ही से पूछता हूँ, ये रिपोर्ट में मैंने 2-3 छोटी चीज़ें रखी, पर आपकी नज़र में और क्या क्या बात आई और कुछ रोचक चीज़ें? अभी तक हमारा इस स्टोरी का पहला पार्ट ही रिलीज हुआ है जो टेलीविज़न मीडिया को लेकर है। हालांकि हमने पहले पार्ट में टोटल आंकड़ा दे दिया 1001 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। उसमें जैसा आपने बताया कि जो पुष्कर सिंह धामी जुलाई 2021 में सीएम बने, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, तो उसमें 77 करोड़ रुपए खर्च हुआ था टोटल मीन्स
न्यूज़पेपर पे, टीवी पे, डिजिटल मीडिया पे, रेडियो, जो फिल्म्स यानी जो विज्ञापन बनते हैं, एसएमएस के जरिए, और आउटडोर विज्ञापन। उत्तराखंड गवर्नमेंट बुक पब्लिकेशन भी करती है जो अपनी योजनाओं को लेकर है उसमें, और न्यूज़पेपर एजेंसी, डायरेक्ट अखबारों को विज्ञापन दिया ही जाता है, एजेंसी के जरिए भी विज्ञापन दिया जाता है। तो इन सब जरिए विज्ञापन दिए गए। तो आपने कहा अभी टेलीविज़न वाला आया है, इसलिए मैं टेलीविज़न पे ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि ये तमाम स्टोरी हमारी पेबॉल के पीछे है जी। कि नेशनल मीडिया को तो मिला ही मिला है। नेशनल के जो उत्तराखंड के चैनल है, जैसे इंडिया न्यूज़ 18 के, न्यूज़ 18 यूपी यूके, न्यूज़ नेशन का, न्यूज़ स्टेट, तो उनको भी ठीक ठाक विज्ञापन मिला है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो, जैसे हॉर्नबिल एक न्यूज़ चैनल है जो नागालैंड का है, मेनली नागालैंड का चैनल है, उसको उत्तराखंड सरकार विज्ञापन दे रही है। ऐसे मध्य प्रदेश के कई चैनल हैं, पंजाब का चैनल है, पंजाब का एक बहुत मशहूर न्यूज़ चैनल है चढ़ती कला टाइम टीवी। ऐसे कई और चैनल है जिसको उत्तराखंड सरकार विज्ञापन देती है। और ये विज्ञापन देने के लिए एक रास्ता निकाला गया जो कि न्यूज़ उत्तराखंड के तीन बुलेटिन 30-30 मिनट का आपको दिखाना पड़ेगा, और आप उनके उत्तराखंड के 13 जनपदों में आपको आपका विजिबिलिटी हो, आपको डीटीएच पे लोग देख सकें। तो ये अगर आप कर देते हैं तो आपको विज्ञापन मिलेगा। वो 90 मिनट के अलावा आप क्या करते हैं कुछ नहीं, और सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है और चैनल को भी नहीं। तो और ये जो लोकल चैनलों को मिला उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप हमारी स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि उत्तराखंड में ठेके पर न्यूज़ चैनल चलता है कि चैनल कहीं और का चला कोई और रहा है, विज्ञापन कई बार चैनल को मिलते हैं, कई बार उस इंडिविजुअल को मिलते हैं, उसके एजेंसी को। तो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितने बड़े पैमाने पर 5 साल का एक टाइम है और उसमें 1000 करोड़ रुपए एक स्टेट खर्च करती है। ये वो स्टेट है जिसके पास कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स नहीं है एक्सेप्ट टूरिज्म के अलावा कोई दूसरा बड़ा सोर्स नहीं है रेवेन्यू का उत्तराखंड सरकार के पास। और दूसरी चीज ये कि वो प्रदेश है जिसमें बहुत सारे, आप ह्यूमन इंडेक्सेस पे देख लें उसको तो कहाँ खड़ा होता है। मिड डे मील उसकी देख लीजिए कितनी बुरी हालत में। 1000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और जिन चैनलों को मिला है, किसी को 300 करोड़, किसी को कितना 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, ऐसे इतने बड़े पैमाने पर ये जो बंटवारा है वो उस छोटे स्टेट की इकोनॉमी और उससे एक कंट्रास्ट पैदा करता है कि जो हमारे नेता है वो पब्लिक मनी का मिसयूज कितना करते हैं। एक तो मिसयूज का मामला है इसमें कि पब्लिक मनी का बुरी तरह से मिसयूज हो रहा है। ये रिपोर्ट से जो खुलासा हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए किसी एक व्यक्ति की जो महिमा मंडन के लिए ये सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल एकदम ब्लेटेंट मतलब मिसयूज है। एक तो उनके पोजीशन का और दूसरा मतलब पब्लिक मनी का, जैसे अतुल ने भी जिक्र किया जी। और तीसरी चीज है कि इस पे कोई बजट कुछ होता है कि नहीं। इस पे बिल्कुल आर्बिट्रीली कोई भी जितना भी खर्च कर सकता है, या सरकारी बजट होगा कि आप कितने हद तक एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च कर सकते हैं और किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च कर सकते हैं। कुछ तो नॉर्म्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑपोजिशन को ये सब सवाल उठाना चाहिए। विस्तार से इनको जानने के लिए, पूरी सीरीज को पढ़ने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पैसे पे, जैसे आप देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार के पैसे पे जो मीडिया चलेगा वो आपको ये बातें और आपके हित की बातें नहीं बताएगा। सरकारें क्या गड़बड़ कर रही हैं वो नहीं बताएगा। उसके लिए आपको ईमानदार स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना पड़ेगा। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे बगल में QR कोड दिखेगा, उसे आप स्कैन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को जो भी था उसमें विजयदशमी भी शामिल है। तो नंबर 1 निसंदेह दशहरा रहा, क्योंकि वो जो लोग खबरों में नहीं देखते उनके बीच भी था। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में आपको RSS के 100 साल पे बात ज़्यादा दिखेगी। गांधी जी अपने जयंती पर 3रे नंबर पर आ गए, जो अपने आप में एक विडंबना वाली बात है। तो राजलक्ष्मी, सबसे पहले आप कैसे देखती हैं इस, जैसा अतुल ने कहा, इस महान संयोग को? एक तो अब क्या कहा जाए। हाँ, अक्टूबर 2 जो है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी है, और इसमें
और इसमें मतलब आरएसएस का सेंटेनरी उसके साथ कोइंसाइड करना, हाँ, जो खासकर अपने जो नॉन वायलेंट तरीकों के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और इस पे हम और क्या कहें, हाँ। लेकिन ये आरएसएस का जो पब्लिक जो जो कमेमोरेशन हुआ यहाँ पे, जो आपने जैसे डिस्क्राइब किया यहाँ दिल्ली में, तो वो एक एक्सेप्टेबिलिटी के लिए है कि अब हम उस टाइप के क्लोजेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे, चूंकि उनके सारे एक्टिविटीज अभी भी वैसे ही हैं, बिल्कुल क्लोजेटेड ही है, वो इतने खुल के नहीं वो क्या करने जा रहे हैं, या उनका क्या जो है प्लानिंग है। बस इसके अलावा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज को वो संगठित करना चाहते हैं वगैरह, ये तो उनके विजन डॉक्यूमेंट में है ही। इसमें कुछ इंडिया के बारे में कोई चर्चा नहीं है, खासकर हिंदू समाज को कैसे संगठित किया जाए, और उसमें जो युवा को कैसे मोबिलाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, हाँ, ये सब है। तो ये जो है, ये जो पब्लिक जो एक तो डिस्प्ले हुआ, और वो भी मतलब कल्चर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, ये बिल्कुल मतलब खुल के जो एग्जीक्यूटिव है और आरएसएस का जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। क्या है कि गांधी जो अकेले है ना, वो आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं। अकेले आरएसएस की पूरी जो विचारधारा है, जो उसकी पूरी सोच समझ है, या जो उसका राष्ट्रीय विजन है, जो उसका इस देश के लिए विचार है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ा खतरा रहे हैं। और ये इसको कई लिहाज से देखा जा सकता है कि गांधी सबसे बड़े हिंदू रहते हुए भी इस देश को एक बहुत प्रोग्रेसिव लिबरल उस पे रास्ते पर रखने में कामयाब रहे। बहुत बड़ा गांधी खुद अपने आप में बहुत बड़े हिंदू रहते हुए, और इसकी बड़ी आलोचना भी उनकी हुई। इसके बावजूद कभी भी गांधी के पूरे करियर में आप ये नहीं पाएंगे कि गांधी किसी भी क्षण में, किसी भी मोमेंट में, जो आज आप उसको सेकुलरिज्म कह लीजिए, लेकिन तमाम धर्मों के बीच में किसी तरह के ऊंच नीच की बात करते हो, या उसमें किसी तरह का भेदभाव का वो करते हो, उसको साथ लेकर चलते हुए भी गांधी सबसे बड़े हिंदू बने रहे। ये अपने आप में आरएसएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है कि एक आदमी हिंदुत्व पर भी, पूरा हिंदुओं के ऊपर के माइंड स्पेस पर भी कब्जा करके बैठा है, हिंदू भी बना हुआ है सबसे बड़ा, और आरएसएस और बाकी धर्मों को साथ में लेकर उनको भी मिलाए रखने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है उस विचार के लिए, जो कि सिर्फ ये सोचता है कि कोई ऐसा समय था जिसमें सिर्फ इस धरती पर हिंदू थे और वो सबसे महान दौर था, या सबसे गोल्डन एरा था, और वैसे ही कोई हिंदुस्तान बनेगा जिसमें सिर्फ हिंदू होंगे और बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसी कोई विचारधारा वाले का एक वो था, जो कि आरएसएस की अपनी विचारधारा थी। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, और संघ जो इतने दिन से अपने आप को इस तरीके से करके चल रहा था कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक और बाकी तरीके की चीज़ें हम करते हैं, और राजनीति में हमारा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। पर मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी ने केंद्र में रख दिया है पूरा फोकस को, लाइट को, कि संघ भी उतना ही राजनीतिक है जितना बाकी संगठन है, या भाजपा है, बाकी चीज़ें, तो तब से मेरे ख्याल से आरएसएस भी अपने लिए जो है वो रीथिंक कर रहा है कि वो कैसे अपने लिए अप्रोच आगे बनाए और बाकी सारी चीज़ें करे। और वो मजबूर हो गया उन विषयों पर बात करने को, शायद जिसमें चाहे आर्थिक असमानता का जिक्र हो या बाकी चीज़ों का जिक्र हो, जो मोहन भागवत का कल इशारा भी था कि देश में अगर आप सेंटिमेंट नहीं समझेंगे तो सरकारों के लिए ख़तरा तो है। आज कुश्ती को ले लीजिए, तो भारतीय कुश्ती में भी आदर्श जो है, पारंपरिक कुश्ती में जो है सेलिब्रेसी है। हनुमान उनके रेनिंग डेटी है। हाँ, हनुमान अभी, क्योंकि वो एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ कुश्ती माना गया पारंपरिक कुश्ती को। लेकिन आज जो ओलंपिक में जाने वाले किसी कुश्ती खिलाड़ी को कह दीजिए कि आपको सेलिब्रेट रहना है और आपको हमेशा जो है जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि बजरंग पुनिया और भी कई लोग जो हैं तो उसी तरह अब आरएसएस जो उस समय था, वो वे ऑफ लाइफ उसका जो है एक वे ऑफ लाइफ है। आरएसएस कार्यकर्ता एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन शैली है, तो उसका आकर्षण उस समय वो था। और मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो सही है कि अभी उपभोक्तावाद के समय में और जो
उसका क्रिटिसिज्म भी इन्होंने मोहन भागवत ने कल किया है कि आज के उपभोक्तावाद और आदमी आदमी के बीच जो दूरी बन रही है कंज्यूमरिज्म के कारण, और हमें कैसे अपने स्पिरिचुअल रूट्स में जाना है और अपना जो, तो वो एक है। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब वो एक ग्लू बनाना वे ऑफ लाइफ का मुश्किल है, लेकिन उसके साथ एक संभावना भी है कि ये काउंटर कल्चर है। करूर में जो दुर्घटना हुई, वेलुस्वामीपुरम उस जगह का नाम है जहाँ पर ये हुई, और टीवी के दल है, नया दल है, विजय एक अभिनेता हैं, वो फिर एक नए अभिनेता राजनीति के खेल के मैदान में उतरे हैं। और ये अभी तक जैसा विकास ने आपको बताया सुर्खियों में 41 लोग मारे जा चुके हैं। अभी मैंने हेडलाइन देखी तो अब घायलों की संख्या 110 से 124 के बीच बता रहे हैं। तो राजलक्ष्मी, एक तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई परमिशन ली भी थी उन्होंने? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात आई कि जगह ही इतनी नहीं थी, देयर वाज नॉट इनफ स्पेस, और बस लोगों को बुला दिया गया। और दूसरा जो एक और बात थी कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लोगों के आने जाने और उन्हें मैनेज करने के भी इंतजाम नहीं थे। देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है रैली, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस वामपंथ पार्टीज हैं वो इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करते हैं और बिल्कुल एकदम अनुशासित तरीके से होता है, और कोई स्टैम्पीड या भगदड़ की कोई संभावना होती ही नहीं है। लेकिन इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डीएमके सरकार में है, हाँ, और उन्होंने परमिशन मतलब डेफिनेटली जो है दिया होगा, वहाँ का लोकल प्रशासन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, तो कुछ सोच के उन्होंने परमिशन दिया। लेकिन जो प्राइम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर्स है, विजय की अपनी पार्टी जो एक नई पार्टी है, जो एक बहुत बड़े मतलब एक अनाउंस करने वाली बात है, हाँ, और वो तो ये जिम्मेदारी उन पे पड़ती है। और क्योंकि वो नई पार्टी है, शायद वो नहीं जानते थे कि क्राउड मैनेजमेंट में क्या लगता है, और क्योंकि वो विजय है तो इतने सारे लोग आएंगे, उनको कोई मतलब अंदेशा ही नहीं था। तो उन पर जो जिम्मेदारी होती ही होती है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कॉल अगर आप देते हैं लोगों को और कहते हैं आ जाओ, तो लोग तो आएंगे। तमिलनाडु में हमेशा रहा है ये। लेकिन ये बिल्कुल अजीब लगता है मुझे आज के तौर पे, पॉलिटिकल रैलीज में स्टैम्पेड होना, ये बहुत ही तो अननेचुरल लगता है मुझे। अब हो गया, इट्स वेरी सैड। मतलब 50 कितने, आई थिंक 40+ के लोग मरे हैं जी, 41 बहुत ही वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। ओवरऑल इन जनरल आप देखिए, अभी ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1 साल के करीब होने जा रहा है, या वहाँ या एटा में एक साधु के कार्यक्रम में, संत के कार्यक्रम में जी भगदड़ मची थी। उसमें कितनी बड़ी संख्या में 21-22 लोग एक झटके में मर गए। 121 सर, 121 हुए थे, मतलब बहुत भीड़ थी। 121 लोग मर गए थे उसमें। और तो इस तरह के भगदड़, और ये चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे वो बाबाओं का हो, या मंदिरों में भगदड़ हो, ये ओवरऑल मिलके एक चीज तो बताता है कि लोगों के अंदर इतना विवेक नहीं है कि इस तरह की चीजों को अवॉइड करे। वो चाहे आस्था के वजह से जा रहे हो, चाहे किसी के फैन होने के जुनून में जा रहे हो, चाहे किसी उसमें, तो उनके अंदर तो ये नहीं है विवेक। ये बार बार दिखता है इस देश में। स्टैम्पीड की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। आपके सामने बसंत ने स्टोरी की थी कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची। कुंभ के समय में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी भगदड़ मची। अब ये करूर में घटना हुई। करूर की घटना पे भी 4 दिन बात होती नहीं। मेरा कहना कि क्या किसी भी बड़े इस तरह के आयोजन को कर पाने की क्षमता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है? केवल ये कह देना कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी या इसका ये नहीं किया गया था। कुंभ में तो हर चीज की परमिशन थी। कुंभ में तो हर चीज 6 महीने से सरकार कर रही थी, भगदड़ हो जाती है। तो क्या लोग, सरकारों के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भीड़ मैनेजमेंट के लिए जो जरूरी टेक्निक्स हैं, जो जरूरी एहतियाती उपाय हैं,
वो सब हैं, उससे इनको प्रशिक्षित भी किया जाता है, कभी इनका कोई वर्कशॉप भी होता है, कभी इन लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही, इसका जो जवाब है जीरो होगा। कोई ट्रेनिंग कोई भी नहीं, ये लोग निपट अक्षम नकारा लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की भीड़, ये बस निकाल कर लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो फिर इस तरह की उसमें हमारे सामने आती है, लोगों के 1000, 100, 50, 25, 200 मौतों के रूप में सामने आती है और फिर वो बात भुला दी जाती है। ओवर क्राउडिंग जो है, भीड़ का ज़्यादा पहुंच जाना, जब हम महाकुंभ पे बात कर रहे तब मैंने कहा भी था कि सब चीज़ों का ना केंद्रीकरण जिस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ वो भी एक वजह है। लोगों में एक उत्साह है और जुनून तो है ही, लोग आधे लोग तो ऐसे पहुंच जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होना, वहाँ देख लें जाके। वो भी एक वजह है। यहाँ जब ये स्टैम्पेड हुई है, आस्था से ज्यादा पर्यटन हो रहा है। हाँ जी, यहाँ जब हुआ है करूर में, जब स्टैम्पेड हुई है, उससे 6 घंटे पहले से लोग जो है पानी तक के लिए तड़प रहे हैं। मैंने बताया ना, वो पानी भी नहीं। हाँ, तो वो एक बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि जो अतुल सर ने शुरू में कहा कि विवेक जो है, वो विवेक से काम नहीं ले रहे हैं लोग। वो वाला बसंत, ये भी आरोप लगा था करूर में कि वो जो स्टार हैं विजय, हाँ, उनको आना बहुत पहले था और उनको और he was 4 or late, 4 हाँ, hours। तो और एक उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी भी दी जा रही है कि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं ताकि ज़्यादा भीड़ मोबिलाइज तब तक हो जाए इंतज़ार में और स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा सकें। सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, सब चीज़ें हो गई हैं, लोगों की जान भी चली गई है। उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हुई है वहाँ डीएमके के अगेंस्ट, जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, अनुराग ठाकुर जा रहे हैं, 8-8 लोगों का पैनल जा रहा है, कोई एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट जा रहा है, तो वहाँ से फिर तो इसका तो हमने निर्मला सीतारमण थी उसमें। हाँ, इसका तो हमने जिक्र किया कि वो राजनीतिकरण हो गया, वो लोगों की शिकायत है, लोग साफ कह रहे हैं कि इस मामले को। तो बसंत, आपने सारी बात सुनी, और विकास की बात से एक और आया जो उत्तर भारत को बड़ी गालियां पड़ती हैं, पर इसे यहाँ पे सब कहते हैं कि स्पेक्टिकल और तमाशा, ये भी भौकाल की वजह से। वो 5000 गाड़ियां चल रही हैं, वो किसी सुरक्षा की नहीं, भौकाल की वजह से चल रही है। ये हिंदी की पॉडकास्ट है तो साफ भौकाल का, हिंदुस्तान का हादसों में हाथ, ये एक और पॉइंट सामने आया। अब आप इस पर अपने विचार रखें। जैसे दिल्ली की सीएम ने कहा था कुणाल कामरा के लिए कि अपने रिस्क पे आए, तो जो लोग हैं वो भीड़ में जाएं तो अपने रिस्क पे जाएं, क्योंकि सरकार जो है वो जिम्मेदारियों से भाग जाती है। मैं देखिए, इतनी डेथ हो रही है, जो एटा वाला मसला हुआ उसमें बाबा बरी हो गए, क्योंकि वो बाबा के लिए लोग आए थे, बाबा बरी हो गए। महाकुंभ में जब डेथ हुआ, सरकारी आंकड़ा अभी भी 37 के बीच में है, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमने 79 अपने ऑफिशियल डेटा दिया था, बीबीसी ने अभी जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें 81 उन्होंने बताया। उस वक्त फरवरी महीने में ये सब हुआ था। एक 3 लोगों की, एक एक्स डीएम, एक डीजीपी रहे हैं और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनकी एक कमेटी बनी और 8 महीने हो गए, लगभग 7-8 महीने हो गए। कहाँ है रिपोर्ट? अभी तक रिपोर्ट नहीं है कि आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन था। वो तो सरकारी तैयारी थी ना, मतलब वो तो सरकार का पूरा था। सरकार न्योता दे रही थी जाके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को, पूरा देश का, मतलब हाई कोर्ट के जजेस से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके सब पहुंच रहे थे, मार्केटिंग हो रही थी, भीड़ पहुंच गई और 70-80 लोग, हमने जो इन्वेस्टिगेट किया। शर्मनाक बात है कि पैसा लोगों के घरों पर नगद पहुंचा रही है सरकार मुआवजे का, और ऑन रिकॉर्ड नहीं दे रही है कि कितने लोग मरे। तो ये हालत, तो इसीलिए अगर आप, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं या जो भी लोग आम लोग हैं, जिनके मौत से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर दूसरे दिन ऐसे स्टैम्पेड हो रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। कुंभ लोग भूल गए हैं, किसी को मतलब नहीं कि उस आयोग का क्या मतलब बना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा त्रासदी हुई, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब रेल मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ। उसको लेकर एलजी साहब ट्वीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ट्वीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अपनी सुरक्षा आप खुद करिए। सरकार, अगर आप लोग मर भी जाएं तो सरकार 4 दिन बाद भूल जाएगी, पत्रकार भी भूल जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ सर्कल चलते रहते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा आप खुद करें, सरकार के भरोसे मत बैठें, सरकार खुद आपके भरोसे है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का।
हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।